सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन में देखोगे तो 37। और वहीं इसमें अगर हम चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो आंसर फिर हो जाएगा 38। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या ये बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। अच्छा, पहले कितने जज थे? तो अभी तक अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश थे और जो एक मुख्य न्यायाधीश है वो तो है ही सही। तो टोटल अगर संख्या में बात करोगे तो 34 जजेस है। और अब कितने हो जाएंगे? तो अब सरकार ने फैसला किया कि अब ये जो 33 है इन्हें बढ़ा करके हम कर देंगे 37 और एक चीफ जस्टिस तो है ही सही। तो टोटल अगर देखोगे तो 38 संख्या हो जाएगी। और ये बढ़ाया क्यों जा रहा है? तो बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित पड़े हुए हैं। कम न्यायाधीश होने की वजह से फैसले आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अब जजों की संख्या बढ़ने से ऐसा माना जा रहा है कि मामलों की जो सुनवाई है वो तेजी से हो पाएगी, लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा और जो कोर्ट का काम का बोझ है वो थोड़ा कम होगा, न्याय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बनेगी। और ये बदलाव होगा कैसे? तो इसके लिए सरकार संसद में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 लेकर के आएगी और इसके जरिए 1956 के पुराने कानून में बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। वैसे अभी जो संख्या है ना 33, तो इसको भी बढ़ाया गया था जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या थी 30, तब उसे बढ़ा करके ये 33 किया गया था। जो अभी वर्तमान में 33 आपको देखने को मिल रही है। अब 2026 में फिर इसको बढ़ा करके 33 से हम 37 कर रहे हैं, 37 कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कुछ बेसिक जानकारी अगर आपको दे तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में आपको मिलेगा आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 भाग 5 में। और 1935 एक्ट के द्वारा ही फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया और इसकी स्थापना के समय इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे। अच्छा, हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? हीरालाल जे कानिया। पहली महिला जज की बात करेंगे तो फातिमा बीबी रही, जिनका निधन हो गया। अभी 2024 में पद्म भूषण भी उनको दिया गया था। लेकिन अगर पूछोगे पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही, तो अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, ये पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में? तो वाई चंद्रचूड़ का रहा है, जब वो 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कितना समय? 7 साल 4 महीने तक रहे थे। और सबसे छोटा कार्यकाल रहा है कमल नारायण सिंह का, जब वो 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मात्र 17 दिन। ये प्रश्न आया था एग्जाम में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर, हाई कोर्ट में होती है 62 ईयर। अभी आप बात करोगे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 53वें नंबर के हैं सूर्यकांत जी। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने कहां पर एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी सरकार ने गुजरात के बड़े नगर में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनकी मरम्मत हम भारत में ही कर पाएंगे। पहले इनके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और इस परियोजना के लिए लगभग 1570 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मिलकर के इसको तैयार करेंगे, इस मरम्मत केंद्र को बनाएंगे। कहां पर? गुजरात के वडीनगर में। अब आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात। ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। नृत्य में बात करोगे गरबा हो गया, डांडिया हो गया। बंसड़ा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर यहाँ से देखें तो लेक एंड एयर वॉच पहल अभी गुजरात ने शुरू की। एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बना, जबकि पहला उत्तराखंड है। और मोदी जी ने भी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में यानी कि 31 मार्च को गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ यहाँ। और गुजरात के कच्छ में करीब 10 सालों के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक बच्चा पैदा हुआ।
और जंप स्टार्ट तकनीक से इसको पैदा किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगा दी और नारित एआई नाम से एक स्मार्ट कंप्यूटर एआई टूल अभी लॉन्च किया, इसको अपनाया गुजरात पुलिस ने। और गुजरात के कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, इस पर भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। और वित्त वर्ष 2025-26 में जो दीनदयाल पोर्ट है, यह भारत का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह बन गया। ठीक है, तो गुजरात से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को किस संस्था ने अभी लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन स्कूलों में बच्चों की विकलांगता डिसेबिलिटी की शुरुआती पहचान करने में मदद करेगा, ताकि उन्हें समय पर सही सहायता मिल सके। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको देखने में, सुनने में, बोलने में, सीखने में या चलने फिरने में दिक्कत आती है। अगर इन समस्याओं का हम शुरुआती चरण में ही जल्दी ही पता लगा लें, तो हम बच्चों को सही इलाज, सही सहायता और विशेष शिक्षा दे पाएंगे। और इसी काम को आसान बनाने के लिए भी एनसीईआरटी ने यह प्रशस्त 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जो भी शिक्षक होंगे स्कूल के, वो बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे और पता करेंगे भाई कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को। और ये एप्लीकेशन, मैंने आपको बता दिया, ये पहचानने में मदद करता है कि बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता है या नहीं है। ये किस प्रकार के विकलांगताओं की स्क्रीनिंग कर सकती है ये एप्लीकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। स्थापना होती है 1961 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। अभी आपको याद हो तो अभी 30 मार्च को ही शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया था। अब एप्लीकेशन वाला प्रश्न है, कुछ पोर्टल, कुछ एप्लीकेशन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पे। तो एक तो हमने पढ़ा था अभी, शाइन एप्लीकेशन रेलवे मंत्रालय ने लॉन्च किया। सत्या पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। साथ ही एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को उत्तराखंड ने। अभेद्य एप्लीकेशन को हरियाणा पुलिस ने। ग्रह सुमन पोर्टल को नेशनल हाउसिंग बैंक ने। प्रिज्म एसजी पोर्टल को हमारे जो सड़क मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिलकर। भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने। कर साथी प्लेटफॉर्म को सीबीडीटी ने। सारथी एप्लीकेशन सेबी ने। और साथी प्लेटफॉर्म को आईआईटी कानपुर। ई श्रम साथी एप्लीकेशन को अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारे पोर्टल्स अभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली बड़ी मिनी और माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा धोलेरा में। धोलेरा का है गुजरात में, गुजरात के धोलेरा। तो कौन सी कंपनी करेगी, किस कंपनी का नाम क्या है? क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड। और यही गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली बड़ी मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री लगाएगी। ये फैक्ट्री गैलियम नाइट्राइड तकनीक से बनी मिनी एलईडी और माइक्रो एलईडी स्क्रीन तैयार करेगी। ये जो स्क्रीन होगी, ये जो सामान्य जो स्क्रीन होती है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा चमकदार होती है, बिजली बचाने वाली एफिशिएंट होती है, एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और स्लिम होती है, उससे बेहतर क्वालिटी वाली होती है। तो जो नॉर्मल एलईडी होती है उससे ये हर मामले में बेहतर होती है। अब इस स्क्रीन का उपयोग कहाँ पर होगा? जहाँ पे स्क्रीन लगती है वहाँ पर इसका उपयोग होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, टीवी हो गया, कार की डिजिटल स्क्रीन हो गई, स्मार्ट वॉच वगैरह हो गया। करीब 3,936 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और जब ये फैक्ट्री बन जाएगी तो हर साल लगभग 72,000 वर्ग मीटर की डिस्प्ले पैनल इससे बनाया जा सकेगा। ठीक है, अब ये इस तरह की भारत की पहली है। तो भारत के पहले से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। हमने पढ़ा झारखंड के हजारीबाग को अभी सरकार ने भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया था। भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम अभी कहां पर स्थापित किया गया? एम्स दिल्ली। हर्बालाइफ इंडिया और आईआईटी मद्रास ये मिलकर भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करेंगे? चेन्नई में। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस्ड 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई। मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना उड़ीसा। और अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो ये भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। गोवा केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो तमिलनाडु में है।
ये पोर्ट भी याद रखना क्योंकि अभी किसी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आया था। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये बनेगी अमरावती आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का अलवर जिला अभी भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। ठीक है, तो ये भारत के पहले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी लेटेस्ट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा कोलंबिया में। तो ये हम बात कर रहे हैं सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 की। अभी ये 24 से लेकर 29 अप्रैल तक हुआ था। कहाँ पे? सांता मार्ता कोलंबिया में। और इसकी मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड ने मिलकर के की थी। और यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पे कई देशों ने मिलकर के ये चर्चा की कि भैया धीरे धीरे हमें कोयले को, पेट्रोल को, गैस जैसे जो भी जीवाश्म ईंधन, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके इस्तेमाल को कम करना है ताकि प्रदूषण कम हो, क्लाइमेट चेंज पे हम कंट्रोल कर पाए। और अल्टीमेटली अगर बात करें तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर फोकस करना है। इसमें 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। तो इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य यही था, जीवाश्म ईंधन का उपयोग को कम करो, साफ ऊर्जा अपनाओ, क्लीन एनर्जी को अपनाओ, जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाओ। ठीक है, सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 हुआ कोलंबिया। कुछ और कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन वगैरह से प्रश्न आते हैं जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ अभी जो हमने पढ़े लेटेस्ट। अभी 11वां रायसीना डायलॉग हुआ था नई दिल्ली में, उसमें याद रखना चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्ताप। अभी 37वां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था बार्सिलोना स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ श्रीनगर में। 12वां एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। ब्लैक स्वान समिट हुआ भुवनेश्वर में, भारत में पहली बार हुआ। पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम हुआ भारत में भी कहा महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। अभी 13वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई यूएई में। और जो भारत है ये 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस सम्मेलन यह भी नई दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन। और गौ टेक 2026 ये क्या है? ये एक प्रमुख गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी है जो हुई थी पुणे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह भी कैमरून में हुआ। वन हेल्थ समिट लियोन फ्रांस में। त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद हुआ बंगलुरु में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन हुआ गोवा में। नवा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ पोर्ट लुइस में मॉरिशस। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 मई को। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है। और मनाने का मकसद है बच्चों और युवाओं को खेलों, खासकर दौड़ना, कूदना और एथलेटिक्स के लिए प्रेरित करना, इसको मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। और इसे 1996 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने शुरू किया था। इस बार की थीम क्या है? स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, इसकी जो स्थापना है 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। तब इसे इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। फिर अभी 2019 में ही हमने इसका नाम बदल करके वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया था। मुख्यालय मोनाको में मिलेगा, प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। अच्छा, अब मई के भी इंपॉर्टेंट डेज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को श्रम दिवस लेबर डे के रूप में मनाया गया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया। और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया। एक वर्ल्ड अस्थमा डे। अच्छा, इसमें एक करेक्शन हमें करना पड़ेगा, एक करेक्शन मुझे करवाना है। ये जो वर्ल्ड अस्थमा डे होता है ना, ये इस बार हमने 6 मई को नहीं मनाया। 6 मई मैंने आपको बताया था। एक्चुअली में ये मई के पहले ट्यूसडे को, पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये हम 5 मई को मना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा करेक्शन आपको करना है। कहीं पर अगर लिखा है तो 5 मई को याद रखेंगे, अस्थमा दिवस इस बार हम मना रहे हैं। मई के पहले मंगलवार को होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो अभी तक मई के ये इतने क्या इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी मतलब होता है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मतलब फिल्म बन जाती है तो उसको सर्टिफिकेट देने का जो काम करती है ये वो वाला बोर्ड है। और इसके अध्यक्ष अभी नए कौन बने हैं? तो आंसर होगा शशि शेखर वेम्पाती। इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा, ये प्रसार भारती के पहले सीईओ रह चुके हैं, तो इनका नाम आपके दिमाग में जरूर होगा। तो अभी तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। और इसकी बात करें सीबीएफसी की, तो हमने कहा फिल्मों को सर्टिफिकेट देने वाला ये एक बोर्ड है
और इनका जो कार्यकाल रहेगा 3 साल का रहेगा। इन्होंने किनका स्थान लिया? प्रसून जोशी का स्थान लिया है, जो कि अभी प्रसार भारती में नए अध्यक्ष बन गए थे। सीबीएफसी की स्थापना 1951 में होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में आपको मिलेगा। आप कुछ अपॉइंटमेंट्स हम देख लें तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख वीर विक्रम यादव बने। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी संजय खन्ना बने। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलामाकन्नी। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ रजनीश कर्नाटक, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ का भी कार्यकाल बढ़ा दिया, नाम है देवजत चंद। ये दोनों सरकारी बैंक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए निदेशक राजेश कुमार अग्रवाल और एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस। रक्षा लेखा महानियंत्रक बने अनुग्रह नारायण दास। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नए सीएमडी रवि के बने और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले अभी पहले सांसद बने थे हरिवंश नारायण सिंह। तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, सारे अपॉइंटमेंट्स हैं ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 यह भी 1 और 2 जून को होने वाला है। नई दिल्ली भारत में होगा। पहली बार भारत इसका आयोजन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा दुनिया की बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुए को बचाना है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी शुरुआत भारत ने ही की थी 2023 में। तो इसका काम है दुनिया की जो बड़ी जंगली बिल्लियां हैं उनकी रक्षा करना है और इनमें मुख्य रूप से 7 बड़ी बिल्लियों पर खास ध्यान दिया जाएगा। वो 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हो गई? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। ये 7 बड़ी बिल्लियां बिग कैट्स है। और ये शिखर सम्मेलन हो क्यों रहा है? ये समिट क्यों हो रहा है? तो दुनिया में जंगल कम हो रहे हैं, शिकार बढ़ रहे हैं और इस तरह से जानवरों के जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म हो रहे हैं। इसीलिए अलग अलग देश मिलकर समाधान खोजेंगे कि भैया इन जानवरों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनके घर तो हमने ले लिए, अब ये कैसे बचेंगे। और इस सम्मेलन की थीम क्या है? बड़ी बिल्लियों को बचाओ, मानवता को बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा देख सकते हो। उसका जो अभी लेटेस्ट सदस्य बना था 19वें नंबर का, ये रशिया बना था। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने बताया कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं और बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया, भूपेंद्र यादव जी को। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में स्थापित किया जाएगा। और अभी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में एक और देश शामिल हुआ था, कौन सा? नेपाल। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल CNN आवाज आपने नाम सुना होगा, तो इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इनका भी निधन हो गया। तो आंसर होगा टेड टर्नर। तो इसकी खास बात क्या है इस चैनल की? ये न्यूज चैनल 24x7, मतलब इसमें 24 घंटे न्यूज ही दिखाई जाए। आजकल तो बहुत सारे चैनल हो गए जिसमें आप देखते हो दिन भर, रात में उठो, दिन में उठो, सुबह उठते ही न्यूज चैनल चालू हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, सुबह शाम कुछ समय के लिए न्यूज आती थी। लेकिन पहला ये दुनिया का चैनल था जिसमें 24 घंटे न्यूज दिखाई जाती। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अलग से है ये कुछ। दुनिया का पहला 24x7 चलने वाला न्यूज चैनल था ये CNN। और इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे टेड टर्नर, इनका भी निधन हो गया। कार्टून नेटवर्क तो आपने सबने देखा होगा अपने बचपन में, उस चैनल को भी इन्होंने शुरू किया। ठीक है, और भी कई चैनल इन्होंने शुरू किए थे। तो टेड टर्नर नाम याद रखना। अभी 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इस चैनल को उन्होंने 1980 में शुरू किया था। दिन रात लगातार खबरें ही खबरें दिखाता था। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन हुए हाल ही में, वो हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, इनका निधन हो गया। 100 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, निधन हो गया, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी का निधन हो गया, कोलकाता से थे।
ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया। भारत की आवाज के रूप में जाना जाता था। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे और इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे, जिम व्हिटेकर का निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया, पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के 2001 में। ये सब अवार्ड्स भी ध्यान रखने हैं आपको। और कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के अधिकारी थे, लद्दाख का शेर उनको कहा जाता था। अभी लिली दास का निधन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो निधन तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वही मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा सोमा मंडल को। तो सोमा मंडल ये नई दिल्ली में एक स्कूल में टीचर है और इन्हीं को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय विजेता चुना गया है। उन्हें ये सम्मान बच्चों को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए दिया गया। और अभी 2026 में 126 देशों से 12,000 से ज्यादा इस अवार्ड के लिए नामांकित हुए थे लोग। इनमें से 9 क्षेत्रीय विजेता चुने गए और उनमें से एक है ये सोमा मंडल। तो 12,000 लोगों में से ये एक भारतीय चुनी गई हैं, तो नाम तो इंपॉर्टेंट होगा ना भैया। तो क्यों मिला इनको ये पुरस्कार मैंने आपको बताया। वैसे सोमा मंडल ने अपने स्कूल में एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जिसमें बच्चों को पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति से जुड़े मुद्दों के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्होंने छात्रों को केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि पर्यावरण बचाने वाली गतिविधियों में भी शामिल किया है और इसी के लिए इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया। सोमा मंडल ये दिल्ली का एक जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल है, वहां पे साइंस टीचर है। ठीक है, अब चलो मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन टीचर से एक अवार्ड हमने पढ़ा था भी, टीचर अवार्ड किसको मिला था? टीचर प्राइज 2026 जम्मू कश्मीर की वो एक महिला है, इस बार भारतीय को मिला था, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम बताओ उनका नाम क्या है। बाकी कुछ और अवार्ड्स देखते हैं हम। अभी अरुंधति रॉय को उनका मेमोयर है मदर मेरी कम्स टू मी, तो उसको ऑटोबायोग्राफी श्रेणी में अभी 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किला सत्यार्थी को मिला और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना दिया सलाई है। 2026 का व्हीटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, यह भी 2 भारतीयों को दिया गया, परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला था। और ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतानुनाथ, असम के हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन जो भारतीय हैं वो नाम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बता रहा हूं मैं आपको। इस ब्रेक थ्रू प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। और यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को मिला। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को दिया गया। श्री श्रीनिवास राव को अभी हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी मिस इंडिया चुना गया था 2026 का 61वां संस्करण था ये मिस इंडिया का, भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। चुना गया गोवा की साध्वी सेल को। और अभी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से अभी नेशनल अवार्ड दिया गया था एन अलीम यूसुफ को, ये केरल के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स आपके न्यूज में थे, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली आपको मॉक टेस्ट मिलता है, क्विज मिलता है, पीडीएफ आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। अच्छा, एप्लीकेशन से याद आया, अभी एप्लीकेशन कल से चलना बंद हो गई है, क्योंकि इसमें जो डोमेन लेना होता है, मतलब खरीदना पड़ता। देखो, एप्लीकेशन बनवाना अलग बात होती है। एप्लीकेशन जैसे मैंने डेवलपर को पैसा दिया, उसने मांगा, एप्लीकेशन तैयार हो गई। लेकिन एक डोमेन अलग से लेना होता है, सर्वर अलग से खरीदना पड़ता है, और हमेशा के लिए नहीं, वो 1 साल 2 साल के लिए खरीदना पड़ता है, पैसे लगते हैं। जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है फिर पैसे भरने पड़ते हैं, तो इस तरह से काम करता है। तो अभी अपना वो खत्म हो गया है। वैसे कल मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ कितने रुपए भरने पड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। आज बोला था कल देंगे, मैं आज फिर बात करूंगा। 1 आध दिन में फिर ये चालू होता है, तो
पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको वहीं पे मिलती है। और बहुत से लोगों को दिक्कत होती है ना कि उसमें ऐड वगैरह आते हैं, उसे हटा दो। भाई देखो, इसे अपने ऊपर लेकर के देखो आप। अपना ये यूट्यूब चैनल है, अभी आप देख रहे हो, इसमें कुछ भी व्यूज़ नहीं आते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आजकल यूट्यूब में बहुत कंपटीशन है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स बनाते हो कुछ भी चैनल वगैरह पे, तो आपको पता होगा कितनी मेहनत लगती है। बीच में हम और भी टॉपिक्स में हमने स्टार्ट किए थे, मंथली वीकली वगैरह, वो चले नहीं। ऐसा नहीं है कुछ समय में हमने चला करके बंद कर दिया, सालों तक चलाए, 1 साल 2 साल, लेकिन वो चले नहीं। फाइनली फिर जा करके उनको बंद करा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, कोई मतलब रिजल्ट निकलता नहीं है। अब ये डेली वाला चल रहा है और उसमें भी आप देख रहे हो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ठीक है, जब तक चल रहा है ठीक है। तो इससे इतना इनकम होता नहीं है। उसके अलावा मुझे एप्लीकेशन वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पे आपकी क्विज बनाने में वगैरह में मुझे समय देना पड़ता है। समय तो वहाँ पे भी देना पड़ता है ना। तो उस एड्स वगैरह से अगर आप देख लेते हो तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है सारा सपोर्ट वहाँ से मिल जाता है, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यूँ मान लो 10 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं तो 2 रुपये का 2.5 रुपये का मुझे सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, अगर मेरा चैनल अच्छे से चल रहा हो तो फिर मुझे ऐड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़े कि ठीक है यार अपन कर लेंगे, सब संभाल लेंगे। लेकिन जिसकी हालत पहले से ही खराब हो, वो कैसे क्या क्या करेगा। इसीलिए समझा करो। मैं कभी बोलता नहीं हूँ इस तरह की बात, क्योंकि जो समझदार बच्चे होते हैं, जो समझते हैं, जिनको जीवन की सच्चाई पता है, वो सब समझ जाते हैं कि यार इतना आसान नहीं है। जब इन किताबों की दुनिया से बाहर निकलोगे ना, तब पता लगेगा। वो तो आज बाहर निकली इसलिए बता दिया, मैंने कभी मैं बताया नहीं है। खैर, एप्लीकेशन जल्दी हम चालू कर रहे हैं, हो जाएगा। बाकी चलो, अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार जीता, तो पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने जीता है। फिर अगले में आपसे पूछा विश्व अस्थमा दिवस आपने मनाया अभी। फिर आपसे पूछा किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का अभी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो आंसर होगा असम की थी ये। और दक्षिणी तट रेलवे देश का कौन सा रेलवे जोन बना, 19वां रेलवे जोन बना है। और भारत का पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर अभी किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसे पिक्सल और सर्वम एआई के द्वारा। फिर आपसे पूछा भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम कहां पर स्थापित किया गया, एम्स दिल्ली में। फिर पूछा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। और स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया, दूरसंचार मंत्रालय ने। हारमुज स्ट्रीट में ऑपरेशन फ्रीडम अभी किसने लॉन्च किया, अमेरिका ने। और बाद में इसने फिर बंद भी कर दिया, लेकिन प्रश्न अभी यही था कि किसने शुरू किया था। बायोकॉन लिमिटेड के अभी एमडी सीईओ बन गए हैं श्रीहास प्रदीप तांबे इनका नाम है। और ये तो कल के प्रश्न हो गए। अभी बाकी कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला भी दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा गोवा। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।